वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईस 12 इनकम टैक्सेस में एक पास्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2018 की अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है ऑरेंज लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा ये है कि ऑरेंज लिमिटेड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटेड टू टैक्सेशन। तो अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट सीम्स के वो हमें डिस्क्लोजर नोट बनाना होगा टैक्स का। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, उसके बाद अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, फिर मशीन की सेल। फोर्थ इंफॉर्मेशन हमें ट्रेडमार्क से रिलेटेड नज़र आ रही है। फिफ्थ इंफॉर्मेशन में ओएल सेल्स गुड्स एट विद अ 1 ईयर वारंटी, तो वारंटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एंड सिमिलरली कुछ इंफॉर्मेशन हैं और उसके बाद डिफरेंट आइटम्स की। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन नंबर 6 को अगर आप देखें तो एक्सपेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है विच इज़ रिलेटेड टू रिस्ट्रक्चरिंग। 7 में भी एक्सपेंसेस हैं, 8 में अदर इनकम है और 9 में ओएल रिसीव्ड एडवांस रेंट। तो काफ़ी सारी एडजस्टमेंट हैं इसमें से जो अब हम रीड कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, दैट इज़ एडजस्टमेंट 10। नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन 1 जुलाई 2017 अरोज ऑन अकाउंट ऑफ। तो जो नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है वो 25.2 मिलियन की है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वजह से 34.5 मिलियन, ट्रेडमार्क की वजह से 5.4 मिलियन और प्रोविजन फॉर वारंटी पे क्योंकि डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो उस पर एसेट है 14.7 का और ये नेट करके 25.2 आ रहा है। फिर ये बताया हुआ है कि एप्लीकेबल टैक्स रेट इज़ 30% एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। यानी किसी एक आध पॉइंट में, एक से दो पॉइंट्स में हो सकता है डिफरेंट रेट गिवन हो तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे और अदर देन दैट हम 30% रेट को यूज़ कर रहे होंगे। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्रिपेयर अ नोट ऑन टैक्सेशन फॉर इंक्लूजन इन ऑरेंज लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द एंडेड 30 जून 2018 इंक्लूडिंग अ रिकन्सिलेशन टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एक्सपेंस एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट। और फिर है कि कंप्यूट द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस। तो हर टेम्परेरी डिफरेंस पे जो है हमने डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और एसेट जो है वो कैलकुलेट करके भी बताना है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव फिगर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है और जो बी पार्ट की रिक्वायरमेंट है वो तो ए पार्ट को बनाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम डेफर टैक्स लाइबिलिटी या एसेट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तो हमें डेफर टैक्स एक्सपेंस या इनकम का पता नहीं चलेगा और हमारा जो फर्स्ट पार्ट का नोट है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी टेक्निक ये होगी कि हम पार्ट ए और बी को एक साथ लेकर चलेंगे, लेकिन हम जो सीक्वेंस फॉलो करेंगे वो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन का करेंगे और क्वेश्चन की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से लेकर एंड तक सीक्वेंस में जाएंगे। हाँ, जहाँ पर हमें ओपनिंग बैलेंसेज या रेट की ज़रूरत होगी तो वो इन्फॉर्मेशन नंबर 10 और 11 से हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। तो आंसर का फॉर्मेट पहले डेवलप कर लेते हैं। पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है कि हमने ऑरेंज लिमिटेड के लिए नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं 30 जून 2018 के। तो इसमें हम टैक्सेशन का एक सिंपली नोट डेवलप कर लेंगे और टैक्सेशन के नोट में हमने जो एक्सपेंस में मेंशन करना है तो करंट टैक्स और डेफर टैक्स को मेंशन करना है और फिर हम सिंपली इनका टोटल कर लेंगे। फिर फर्दर क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि आपने टैक्स की रिकन्सिलेशन बनानी है, ये दो तरीके से बन सकती है और इस सोल्यूशन में हम ये दोनों मेथड्स फॉलो कर रहे होंगे। तो एक जो वे है इसको बनाने का वो रुपीज़ में बनाने का है कि हम जो प्रॉफिट के ऊपर एप्लीकेबल रेट होता है उसकी बेस पर इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर हमारे पास टैक्स एक्सपेंस आ जाता है। तो उसके साथ इसको हमने रिकनसाइल करना होता है। तो एक तो ये होगा कि हम अमाउंट वाइज इसको रिकनसाइल करें, एक दूसरे तरीके से भी हम रिकन्सिलेशन बनाएंगे और वो परसेंटेज के हिसाब से होगा। तो स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है कि आप किसी एक तरीके से बना लें या दोनों से भी प्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, डिस्क्लोजर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो सेकंड जो परसेंटेज होती है उसमें एप्लीकेबल टैक्स रेट को हमने रिकनसाइल करना होता है विद एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट। सो ये हमारी रिकन्सिलेशंस भी बन जाएंगी और जो जो डाटा हमारे पास आता जाएगा उसको हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तो ये पार्ट ए की रिक्वायरमेंट है। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट ये है कि हमने डेफर टैक्स लाइबिलिटी और एसेट कैलकुलेट करना है और हर आइटम के बारे में बताना है। तो इंडिविजुअल कैलकुलेशन भी हम इसमें रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और जो है टोटल की बेस पर भी कर सकते हैं। तो पार्ट बी जो हमारा बनेगा
उसमें हम एंटिटी का नाम लिख लेते हैं ऑरेंज लिमिटेड, और हमने डेफर टैक्स लाइबिलिटी और एसेट कैलकुलेट करना है एज ऑन 30 जून 2018। तो यहाँ पर जो हमारी वर्किंग बनेगी दैट वुड बी कि हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, रेफरेंस क्वेश्चन का दे देंगे, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और टेम्परेरी डिफरेंस, एंड वंस वी आइडेंटिफाई द टेम्परेरी डिफरेंस तो हम उस पर डेफर्ड टैक्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। सो पहला हमारा जो स्टेप होगा वो बेसिकली टेम्परेरी डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। जब ये आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो फिर हम इस पर सिंपली डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो है जहाँ जहाँ हमें वर्किंग की ज़रूरत होगी तो हम वो भी बनाते जाएंगे। एक वर्किंग ऑब्वियसली हमारी करंट टैक्स की बनेगी और उसका भी हम फॉर्मेट इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट से और उसके बाद उससे आगे चलेंगे। तो फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स की तरफ चलते हैं, और वन बाय वन हमारी जो अप्रोच है वो ये होगी कि हम वन बाय वन हर आइटम को इंडिविजुअली देखते जाएंगे और उसके जो इम्पैक्ट्स करंट टैक्स पे, डेफर टैक्स पे और हमारी रिकन्सिलेशन पर होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो इन्फॉर्मेशन वन ये है कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है दैट इज़ 508 मिलियन। तो इसको हम करंट टैक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। $508 मिलियन, और ये चीज़ हमारी रिकन्सिलेशन के अंदर भी रेलिवेंट है, क्योंकि जब हमने टैक्स लेना होता है एट एप्लीकेबल रेट, तो एप्लीकेबल रेट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नंबर 11 में 30% दिया हुआ है, तो हमारे पास ये फिगर 152.4 आ जाती है। तो जो हमारा टैक्स एक्सपेंस होगा उसके साथ हमने इसको रिकनसाइल करना होगा, तो ये एक फिगर आ जाएगी। दूसरी चीज़ जो रेलिवेंट है कि हमारा एप्लीकेबल टैक्स रेट क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है कि दैट इज़ 30%, और ये एवरेज इफेक्टिव रेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके साथ रिकनसाइल हो जाएगा। सो टू मच एक्सटेंट हमारा जो फॉर्मेट है वो इनिशियली डेवलप हुआ है और हमने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इंफॉर्मेशन नंबर 2 में हम देखते हैं कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीड्स टैक्स डेप्रिसिएशन बाय ₹45 मिलियन। अब ये नहीं बताया हुआ कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है और टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है, लेकिन हमें ये बताया हुआ है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज़्यादा है। तो एडजस्टमेंट जो होगी वो सिंपली जितने से ज़्यादा है उतने से अगर हम ऐड बैक कर दें तो हमारा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो टैक्सेबल प्रॉफिट की तरफ एडजस्ट हो जाएगा। अब इंफॉर्मेशन नंबर 3 का ताल्लुक भी क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से है तो उसको भी इसके साथ ही देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर OL सोल्ड अ मशीन हुज अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू एक्सीडेड टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू बाय ₹15 मिलियन। तो जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी उस एसेट की जिसको डिस्पोज ऑफ किया गया है वो अकाउंटिंग के हिसाब से ज़्यादा थी और टैक्स के हिसाब से कम थी। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग के हिसाब से जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो टैक्स में जो गेन होगा वो ज़्यादा होगा अगर गेन ऑन डिस्पोजल है, और अकाउंटिंग में जो गेन ऑन डिस्पोजल है वो कम होगा, क्योंकि रिटर्न डाउन सेल प्रोसीड तो दोनों की सेम है। अगर 100 का सेल किया है और एसेट जो है वो एक में 10 का है और एक में 20 का है, तो जहाँ 10 का है वहाँ पे गेन ज़्यादा होगा और जहाँ 20 का है वहाँ पे गेन कम होगा। या इसी तरीके से आप कहते हैं कि जी जो हमें नहीं पता कि रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, लेकिन लेट्स से कि रिटर्न डाउन वैल्यू 150 थी और दूसरे एसेट की जो है वो 15 कम कर दें 135 थी, तो 100 की सेल प्रोसीड का मतलब होगा कि 135 पर आपका जो लॉस है वो 35 का है, और 150 पे रिटर्न डाउन वैल्यू थी ज़्यादा थी जैसे अकाउंटिंग में, तो 50 का लॉस है। सो इसकी सबसे पहले हम करंट टैक्स में एडजस्टमेंट करते हैं। सो अकाउंटिंग में ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है उसको हम ऐड बैक कर देते हैं, दैट वुड बी 45। और इसी तरीके से जो टैक्स के हिसाब से गेन क्योंकि ज़्यादा बनता है, अकाउंटिंग के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू ज़्यादा थी तो टैक्स के हिसाब से गेन ज़्यादा बनता है या लॉस लोअर अमाउंट का होगा, तो इसका मतलब है कि हमारी इनकम टैक्स के हिसाब से बढ़ जाएगी बाय 15। अब इन चीज़ों का हमने जो है इम्पैक्ट वो डेफर टैक्स के अंदर भी लेना है, क्योंकि जो चीज़ करंट टैक्स को इम्पैक्ट करती है वो डेफर टैक्स को भी इम्पैक्ट करेगी, और अगर डेफर टैक्स को इम्पैक्ट नहीं कर रही तो फिर वो रिकन्सिलेशन में जा रही होगी। तो डेफर टैक्स में इम्पैक्ट लेने के लिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हमें जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें यह बताया हुआ है कि नेट डेफर टैक्स लाइबिलिटी जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है दैट इज़ 34.5।
अब ये नहीं बताया हुआ कि कैरिंग अमाउंट कितनी है या टैक्स बेस कितनी है, टेम्परेरी डिफरेंस कितना है। अब हम कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस तो फाइंड आउट कर नहीं सकते इस डाटा की बेस पे, लेकिन टेम्परेरी डिफरेंस जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इस अमाउंट को हम डिवाइड कर दें 30 से, क्योंकि 30% टैक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो दैट वुड बी 115, यानी जो हमारा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस था साल के शुरू में, वो 115 का था। ये अमाउंट जब यहाँ से कैलकुलेट हो जाती है तो इसकी बेस पर एक वर्किंग डेवलप कर लेते हैं समझने के लिए सिर्फ, अदरवाइज इसे बड़े शॉर्टकट से भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद जो है वो इसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। तो हम एक और वर्किंग 2 बना लेते हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस और टेम्परेरी डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये मालूम कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे जो ओपनिंग टेम्परेरी डिफरेंस है वो 115 टैक्सेबल है, जैसे हमने कैलकुलेट किया। और लॉजिक इसकी ये है कि 34.5 का जो टैक्स है वो 30% को रिप्रेजेंट करता है। 30 से डिवाइड किया, 1% की वैल्यू आई, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100% पूरा टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। अब हमें ये बात पता चलती है कि अगर टैक्स बेस लेट से अननोन अमाउंट है एक्स अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट उससे 115 से ज़्यादा है, तभी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आता है। फिर जब मोर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जो कि 45 की है, लेट से कि टैक्स बेस में हमें ये नहीं बताया हुआ कि टैक्स के हिसाब से कितनी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में कितनी है, लेकिन मोर का बताया हुआ, तो लेट से अज्यूम कि टैक्स बेस अगर जीरो थी तो जो कैरिंग अमाउंट है वो 45 थी डेप्रिसिएशन की कैरिंग वैल्यू के हिसाब से, तो इसको ज़ीरो ले लेते हैं। तो हमारा 45 से जो एसेट है कैरिंग अमाउंट वाइज वो कम हो जाएगा। सेम, क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू अकाउंटिंग के डिस्पोजल की ज़्यादा थी, तो अकाउंटिंग में अगर 15 से कम होगा तो टैक्स में 0 से कम होगा। आप यहाँ पे कोई भी फिगर ले सकते हैं। अगर आप टैक्स में अज्यूम करते हैं कि 100 की फिगर है तो अकाउंटिंग में 115 की होगी, तो फ़र्क जो है वो 15 का ही होगा। और 15 के फ़र्क का मतलब ये है कि अगर हम ईयर एंड पर कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कैरिंग अमाउंट x प्लस 55 होनी चाहिए, और उसके मुकाबले में जो हमारी टैक्स बेस होगी दैट वुड बी वैल्यू x, और इट मीन्स कि 55 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस अभी भी मौजूद होगा। इसको एक और वे में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे जो ओपनिंग टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस था वो 115 का था, अकाउंटिंग में 45 से ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई तो वो डिफरेंस उतने से कम हो गया, फिर ज़्यादा 15 से डिस्पोजल हो गया तो 15 का ये डिफरेंस भी रिड्यूस हो गया, और अब डिफरेंस सिर्फ 55 का बच गया है टैक्सेबल। इस पर अब हम डेफर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्किंग 2 की बेस पर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस एक्चुअली हमें अननोन है, बट वी नो द टेम्परेरी डिफरेंस इज 55, तो उसको हम नोट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन की फोर्थ इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। OL carries trademark of rupees 90 million having indefinite useful life which was acquired on 1 जुलाई 2015, यानी इस साल से 2 साल पहले, और इस ईयर एंड पर देखें तो 3 साल हो चुके हैं। टैक्स अथॉरिटीज अलाउ इट्स अमोर्टाइजेशन ओवर 10 ईयर्स ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ का मतलब है कि अंडर IAS 38 तो हम इसकी अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करेंगे, ये 90 का एसेट है, ये 90 पर ही शो होता रहेगा, जबकि टैक्स वाले इसकी अमोर्टाइजेशन अलाउ कर रहे हैं। तो पहला इफेक्ट डेफर टैक्स में लेते हैं, करंट टैक्स में। तो करंट टैक्स में अमोर्टाइजेशन ऑफ ट्रेडमार्क को अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो 90 ओवर 10 ईयर्स स्ट्रेट लाइन बेसिस है, दैट वुड बी 9, तो ये ट्रेडमार्क का इफेक्ट आ जाएगा। अब इसको डेफर टैक्स के अंदर भी हम इसकी एडजस्टमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। ट्रेडमार्क का एसेट है, इंफॉर्मेशन नंबर 4 है, कैरिंग अमाउंट हमारे हिसाब से जो है वो 90 होगी, क्योंकि इंडेफिनेट यूजफुल लाइफ का मतलब है कि हम कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं कर रहे होंगे, जबकि टैक्स में 10% जो है ओवर 10 ईयर्स वो कर रहे हैं, 3 साल हो चुके हैं, 2015 टू 16 टू 17 एंड 17 टू 18 जो अब थर्ड ईयर है। तो अगर इसकी बेस पर हम 3 ईयर्स की 90 में से जो है अमोर्टाइजेशन लेस कर दें तो टैक्स बेस हमारे पास बनती है 63, विच मीन्स कि 27 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा।
information number 5. OL sells goods with a 1-year warranty and it is estimated that warranty expenses are 2% of annual sales. Actual payments during the year related to warranty claims were rupees 54 million. Of these rupees 38 million pertain to goods sold during previous year. तो 54 में से 38 पिछले साल से रिलेटेड है और बाकी इस साल की सेल से रिलेटेड है. सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018 वाज 1750. तो सिंपली इसका 2% लेंगे तो हमें प्रोविजन पता चल जाएगी. अंडर द टैक्स लॉज दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस. यानी वारंटी की प्रोविजन को जो टैक्स बेस होगी इसकी दैट वुड बी 0. बट यहाँ पर हमें वारंटी की प्रोविजन की वैल्यू तब पता चलेगी जब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो, और क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं बताया हुआ प्रोविजन फॉर वारंटी का. इसका करंट टैक्स में जो इम्पैक्ट है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसके लिए भी हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो एक्सपेंस है वो बेसिकली कितना बनता है. तो आप ये इन्फॉर्मेशन कि 2% ऑफ एनुअल सेल्स होता है, 54 की पेमेंट हुई है, 38 की लास्ट ईयर की है, इट मीन्स के बाकी जो 16 की है वो करंट ईयर की है, सेल्स 1750 है जिसका हमने 2% लेना है. तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है. और एक इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं, दिस प्रोविजन फॉर वारंटी. तो ये जो 14.7 है इसको अगर 30 से डिवाइड करते हैं तो 1% की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 30% टैक्स कैलकुलेट हुआ है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी फुल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट वुड बी 49. तो इस बेसिस पर इसकी एक वर्किंग बना लेते हैं. तो सबसे पहले जब हम ओपनिंग बैलेंस इस प्रोविजन फॉर वारंटी का जैसे हमने कैलकुलेट किया उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं तो टैक्स से हमने उसका ओपनिंग बैलेंस निकाल लिया, दैट वुड बी 49. रीज़न ये है कि जो टेम्परेरी डिफरेंस होगा उतनी ही कैरिंग अमाउंट होगी क्योंकि टैक्स बेस 0 है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ तो पेमेंट पे मानती हैं, तो कैरिंग अमाउंट इज इक्वल और फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट इक्वल है. कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट वुड बी 0. अब इसमें जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस साल का हमारा एक्सपेंस कितना बनता है. तो इस साल का जो हमारा एक्सपेंस बनता है वो सेल है 1750 की, उसका 2% बनता है, दैट वुड बी 35 मिलियन. अब हमने जो पेमेंट्स की हैं वो क्या हैं. पिछले साल से रिलेटेड जो पेमेंट है वो क्वेश्चन में बताई हुई है कि 38 की है, तो 38 की पेमेंट हो गई. और इस साल से रिलेटेड जो पेमेंट है वो बताई हुई है कि टोटल 54 है, तो 38 उसमें से निकाल देते हैं तो वो 16 है. तो लास्ट ईयर से रिलेटेड जो हमारी ऑब्लिगेशन थी वो 49 पे रिकॉर्ड हुई हुई थी, 38 की पेमेंट हो गई, और एक साल जब गुजर चुका है तो बाकी जो अमाउंट है वो रिवर्सल हो जाएगा प्रोविजन का. तो 49 में से 38 निकाल दें तो 11 का हमें रिवर्सल करना पड़ेगा प्रोविजन का. और इस तरह से ये जो 38 और 11 से ये 49 से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गई. अब इस साल से रिलेटेड हमारी प्रोविजन 35 की बनती है जिसमें से 16 की पेमेंट हो चुकी है. तो बाकी हमारा जो कैरी डाउन बैलेंस क्या होगा, 35 में से 16 निकाल दें तो दैट वुड बी 19. और यहाँ पर अगर आप टोटल्स भी कर लेते हैं तो दोनों साइड्स हमारी मैच भी करेंगी. अब यहाँ से हमें जो बात पता चलती है कि प्रॉफिट और लॉस में हमने 35 का एक्सपेंस बनाया लेकिन 11 से एक्सपेंस कम भी किया, तो ये अमाउंट हमें करंट टैक्स के अंदर रिवर्स करनी होगी. और जो पेमेंट्स की हमने 38 और 16 की वो हमें अलाउ हो जाएंगी. तो इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं. तो हम ऐड करेंगे वारंटी एक्सपेंस जो हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है, और जो वारंटी पेमेंट्स हैं वो टैक्स अथॉरिटीज़ हमें अलाउ कर देंगी. तो इसमें जो हमारे पास फिगर है वो वर्किंग 2 से आएगी, और ये इंफॉर्मेशन नंबर 5 में क्वेश्चन के अंदर दी हुई है. तो 35 का हमने एक्सपेंस बनाया है, 11 का रिवर्स किया है, इट मीन्स कि 24 का एक्सपेंस ऐड बैक होगा. और जो पेमेंट्स हमने टोटल की हैं 54 की प्रीवियस ईयर और करंट ईयर मिलाकर, वो हमें वारंटी पेमेंट्स के तौर पर अलाउड हो जाएंगी. तो 54 की पेमेंट हम जो है वो लेस कर देंगे. और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आइटम कि हमें डेफर टैक्स के अंदर इसका इम्पैक्ट क्या लेना है. तो डेफर टैक्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो प्रोविजन फॉर वारंटी हमें रिकॉर्ड करनी है. वर्किंग हमारे पास 3 है इसको यहाँ पे भी हम करेक्ट कर लेते हैं. और कैरिंग अमाउंट जो हमने कैलकुलेट की है
दैट इज 19 जो क्लोजिंग बैलेंस है, और टैक्स बेस इसकी 0 होगी, विच मीन्स के लाइबिलिटी है तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हो जाएगा, वो हम नोट कर लें। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन नंबर 6 पर चलते हैं। During the year, OL expensed out payment of rupees 17.5 million related to restructuring of one of its business segments. As per tax laws, these expenses are to be allowed as tax expense over a period of 5 years. तो हमने तो सारी अमाउंट एक्सपेंस कर दी, लेकिन टैक्स वाले भी उसे एक्सपेंस मानेंगे, लेकिन वो मानेंगे ओवर 5 ईयर्स। सो रीस्ट्रक्चरिंग की जो कॉस्ट हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, एक इफेक्ट इनका करंट टैक्स में ले लेंगे, तो जो एक्सपेंस हमने चार्ज किया वो डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड बैक कर देंगे, और जो अमोर्टाइजेशन टैक्स अथॉरिटीज अलाउ करेंगी वो लेस हो जाएंगी इंफॉर्मेशन नंबर 6 की बेस पे। तो हमने जो एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है 17.5 का है, ये ऐड बैक होगा, और टैक्स अथॉरिटीज ने क्योंकि ओवर 5 ईयर्स अलाउ करना है तो ओवर 5 ईयर्स के हिसाब से ये अमाउंट बनती है 3.5। अब इस पर डेफर टैक्स की बात करते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो है हमारी, इनकी जो कैरिंग अमाउंट है, क्योंकि हमने तो सारी एक्सपेंस बना दी है तो कैरिंग अमाउंट 0 है, लेकिन टैक्स बेस होगी, क्योंकि टैक्स में उन्होंने 17.5 में से सिर्फ 3.5 अलाउ किया और वो फ्यूचर में बाकी अलाउ करेंगे। तो 14 की ऐसी अमाउंट है जो फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट है, ये कैरिंग ये हमारी टैक्स बेस बन जाएगी, और हमारे पास इस बेसिस पर 14 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। इंफॉर्मेशन नंबर 7 देखते हैं। Expenses include accruals of rupees 26 million which will be allowed for tax purposes on payment basis, और कैश डोनेशन ऑफ रुपीज 5 मिलियन विच आर नॉट अलाउड एज टैक्स एक्सपेंस। तो एक ऐसी चीज, एक ऐसा आइटम है जो अभी अलाउ नहीं हो रहा, वो फ्यूचर में अलाउ होगा जब पेमेंट करेंगे, तो ये टेम्परेरी डिफरेंस है, और एक कैश डोनेशन वो है जो अलाउड ही नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस है। तो करंट टैक्स में तो दोनों का इफेक्ट आएगा। अब देखते हैं कि जो टेम्परेरी डिफरेंस होगा उसका इफेक्ट डेफर्ड टैक्स में होगा, जो परमानेंट डिफरेंस होगा उसका इफेक्ट रिकंसिलेशन में होगा। तो करंट टैक्स में एक्रूड एक्सपेंसेस जो कैश बेसिस पर होने, और कैश डोनेशन जो इनएडमिसिबल है। 26 एंड 5 ये दोनों ऐड बैक हम कर रहे हैं, और ऐड बैक करने की रीज़न ये है कि ये टैक्स वाले इस ईयर में अलाउ नहीं कर रहे, कैश डोनेशन को तो वैसे ही नहीं अलाउ कर रहे, और एक्रूड एक्सपेंस को इस ईयर में अलाउ नहीं कर रहे। अब जो एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो जाके अलाउ हो जाने, इन पे टेम्परेरी डिफरेंस है, इसका इम्पैक्ट हम डेफर टैक्स के अंदर लेंगे। 26 की कैरिंग अमाउंट है, और एक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटी है, तो कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर डिडक्टेबल अमाउंट, फ्यूचर में 26 की डिडक्शन मिलनी है, तो 26 माइनस 26 हमारे पास टैक्स बेस आ जाएगी 0, एंड विच मीन्स 26 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा। अब हम चलते हैं डिसअलाउड कैश डोनेशन की तरफ, तो वो हमें रिकंसिलेशन के अंदर कवर करनी है। इसकी वजह से हमारा टैक्स बढ़ जाएगा, 5 की अमाउंट है और 30% टैक्स रेट है, तो दैट वुड बी 1.5। और परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 5 डिवाइड बाय 508 का जो प्रॉफिट है इंटू 30, दैट वुड बी 0.3%। तो अब इंफॉर्मेशन 8 कंसीडर करें। अदर इनकम इंक्लूड्स कमीशन रिसीवेबल of rupees 12 million, dividend receivable of rupees 35 million. Both incomes were taxable on receipt basis at 30% up to 30th June 2018 with effect from 1st July 2018, यानी हमारे लिए जो फ्यूचर का टाइम पीरियड है डेफर टैक्स के परस्पेक्टिव से, कमीशन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स वेयर एज डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल एट 10% ऑन रिसीट बेसिस। तो ये दोनों ऐसी हमारे पास इनकम्स हैं जिनके ऊपर आप कह लें कि अभी एक तो टैक्स जो है इस साल में नहीं लगना, क्योंकि ये रिसीट बेसिस पर लगेगा, तो करंट टैक्स में से तो हम दोनों को एक्सक्लूड कर देंगे, दोनों को लेस बैक कर देंगे। अब जो एग्जेम्प्ट हो जाएगी तो फ्यूचर में जिस पे टैक्स ही नहीं लगना, वो तो एक फिर परमानेंट डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, वो हमारी जो एग्जेम्प्ट हो जाएगी कमीशन वाली,
उसे हम रिकन्सिलेशन में ले जाएंगे, और जो डिविडेंड से रिलेटेड होगी उस पर भी 10% है रेट का डिफरेंस, उसका रिकन्सिलेशन में जाएगा, लेकिन बाकी जो अमाउंट है वो डेफर टैक्स के अंदर कंसीडर होगी। तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो पहले करंट टैक्स की तरफ चलेंगे। कमीशन इनकम रिसीट बेसिस पर और डिविडेंड इनकम भी रिसीट बेसिस पर होने की वजह से इनको हम लेस बैक कर देते हैं। अब जो कमीशन इनकम है पहले इसकी बात करें तो क्योंकि ये एग्जाम्प्ट हो गई है तो ये हमारे रिकन्सिलेशन में आएगी। एग्जाम्प्ट कमीशन इनकम 12 की, और एग्जाम्प्ट इनकम होने से हमारा टैक्स कम हो जाएगा इसलिए लेस कर रहे हैं 3.6। और परसेंटेज में अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 12 डिवाइड बाई 508 इंटू 30 दैट वुड बी 0.71%। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस ले लेंगे और फिर इसकी टैक्सेशन को कंसीडर करेंगे। तो डिविडेंड रिसीवेबल डेफर टैक्स के अंदर 35 की अमाउंट है, और क्योंकि ये कैश बेसिस पर इसकी टैक्सेशन होनी है रिसीट बेसिस पर, तो जो टैक्स बेस है इसकी वो 0 है, और दैट वुड मेक टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ 35। अब इस पर 10% टैक्स हम लेंगे यहाँ पे, यानी पूरा 30% नहीं लेंगे, सिर्फ 10% टैक्स लेंगे डेफर टैक्स में, और बाकी जो 20% है वो हमारा रिकन्सिलेशन में जाएगा। तो लोअर टैक्स लगने की वजह से हमारा टैक्स कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि हम 30% से नहीं जस्ट 20% से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट मीन्स कि हमारा जो टैक्स एक्सपेंस है वो रिकनसाइल होकर 143.3 आना चाहिए, जो कि करंट और डेफर टैक्स के इक्वल होगा। ये इम्पैक्ट अगर हम परसेंटेज वाइज लेते हैं तो 35 डिवाइड बाई 508 जो कि हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है इंटू 20, क्योंकि 20% है तो परसेंटेज में ये बनेगा 1.38%, और हमारी जो परसेंटेज इफ़ेक्टिव रेट की बेस पर आएगी वो होनी चाहिए 28.21%। तो हमारा वैसे रेट 30% है, लेकिन जो हमारी इफेक्टिव टैक्स रेट हमें लग रहा है वो 28.21% लग रहा है। तो ये भी जब हम अपना टैक्स फाइनल कर लेंगे तो वहाँ से मैच करके इसको भी चेक कर सकते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 9 की तरफ आएंगे। ऑन 30th June 2018 जो ईयर एंड है, OL रिसीव्ड एडवांस रेंट ऑफ ₹16 मिलियन। रेंट इनकम इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। तो अनअर्न्ड रेंट में जो इम्पैक्ट है कि ये आपको रिसीट बेसिस पे टैक्स लगना है इसका, तो आपको एडवांस रेंट मिल गया, आपने इस पर जो है टैक्स के अंदर इंक्लूड होना है। अब आपने इसको इंक्लूड ऑब्वियसली नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम अनअर्न्ड इनकम को इनकम नहीं बनाते, तो टैक्स के हिसाब से ये हमारी इनकम है और रिसीट बेसिस पर इस इनकम को रिकॉर्ड होना चाहिए, तो हम करंट टैक्स में की कैलकुलेशन के अंदर इसको ऐड कर देंगे। 16। दूसरी तरफ हमें इस पे डेफर टैक्स को कंसीडर करना है, तो डेफर टैक्स को जब हम कंसीडर करेंगे अनअर्न्ड रेंट 16 का, इसकी टैक्स बेस क्या बनेगी? अनअर्न्ड रेवेन्यू की या अनअर्न्ड इनकम की जो टैक्स बेस होती है एज अ लाइबिलिटी, दैट इज कैरिंग अमाउंट माइनस रेवेन्यू नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर। क्योंकि ऑलरेडी रिसीट के टाइम पर टैक्स लग चुका है, हमने इसे करंट टैक्स में इंक्लूड कर दिया है, तो रेवेन्यू नॉट टैक्सेबल इन फ्यूचर इज 16, एंड 16 माइनस 16 वुड बी 0, विच मीन्स के इस लाइबिलिटी पर भी हमारा 16 का डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा। अब क्वेश्चन की हम तकरीबन सारी इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, तो अब हम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं और पहले करंट टैक्स की तरफ चलते हैं। तो करंट टैक्स को अगर हम देखें तो पहले हमें टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ये सारी एडजस्टमेंट जो हमने की हैं 508 से लेके आगे तक, इसकी बेस पर हमारे पास 543 का टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। टैक्स रेट क्योंकि 30% है तो सिंपली 543 का 30% ले लेते हैं, दैट वुड बी 162.9। इसको हम अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर देंगे।
वर्किंग वन की बेस पे। अब डेफर टैक्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये हर आइटम को आप 30% से मल्टीप्लाई करें, सिर्फ डिविडेंड को 10% से करें, क्योंकि डिविडेंड पे 10% का रेट है, बाकी सब पे 30% है, तो आपके पास हर आइटम का अलग से डेफर टैक्स लायबिलिटी और एसेट कैलकुलेट हो सकता है, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है। तो बट इसमें टाइम सेविंग के लिए हम एक डेफर टैक्स की सिंपल वर्किंग बना लेते हैं जिस तरीके से कैलकुलेशन की जाती हैं। तो पहले इस डिविडेंड रिसीवेबल, क्योंकि रेट डिफरेंट है, तो पहले इसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। डिविडेंड के ऊपर हमारी जो 35 के टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है और 10% का रेट अप्लाई होना है, दैट वुड बी 3.5 मिलियन डेफर टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद जो बाकी टैक्सेबल आइटम्स हैं 55, 27 एंड 35, तो ऑलरेडी हो चुका है, तो सिर्फ दो बाकी टैक्सेबल आइटम हैं, इनको भी ले लेते हैं। इन पे 30% टैक्स रेट लगेगा, दैट वुड बी 24.6 डेफर टैक्स लाइबिलिटी। डिडक्टेबल आइटम देखें तो 4 हैं, 19, 14, 26 एंड 16। इन चारों आइटम पे 30% टैक्स रेट लगाएंगे, तो 22.5 का डेफर टैक्स एसेट बन जाएगा। एंड दैट मीन्स कि हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, नेट वैल्यू, दैट वुड बी 5.6। यहाँ पर हमें अब ओपनिंग बैलेंस की फिगर चाहिए। क्वेश्चन में ओपनिंग जो नेट डेफर है ये गिवन है, $25.2, और इस बेसिस पर हमारे पास नेट डेफर टैक्स इनकम आ जाएगी 19.6 की। सो पार्ट बी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने डेफर टैक्स लाइबिलिटी और एसेट सेपरेटली कैलकुलेट कर ली, टेम्परेरी डिफरेंस पर अलग और डिडक्टेबल डिफरेंसेस पर अलग। पार्ट ए की तरफ चलते हैं, तो डेफर टैक्स जो है वो हमने पार्ट बी में कैलकुलेट कर लिया है। डेफर टैक्स इनकम है, दैट इज़ 19.6। तो हमारा जो टैक्स एक्सपेंस बनेगा दैट वुड बी 143.3, एंड यू कैन सी दैट दिस इज मैचिंग विद द रिकन्सिलेशन। तो रिकन्सिलेशन में भी जो हमारा टैक्स एक्सपेंस बना वो 143.3 है, और जो हमारा टैक्स एक्सपेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी 143.3 है। और इस 143.3 को अगर हम डिवाइड करें बाय द प्रॉफिट 508, तो वो भी 28.21% बनता है, तो ये रिकन्सिलेशन भी मैच हो जाती है। तो क्वेश्चन के पार्ट ए की रिक्वायरमेंट थी कि हम टैक्सेशन का नोट बनाएं और टैक्स रिकन्सिलेशन बनाएं, जो हमने एक के बजाय दो मेथड से प्रेजेंट की है। और पार्ट बी की रिक्वायरमेंट थी कि हम डेफर टैक्स की कैलकुलेशन करें, तो हमने टेम्परेरी डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद उस पर डेफर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। पार्ट बी वैसे क्लोजिंग बैलेंस पर एंड हो जाना था, लेकिन हमने पार्ट ए को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा किया कि इसको ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर करके डेफर टैक्स इनकम भी फाइंड आउट कर ली। That's all for today. Have a good day.